बनाने को, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। कुछ बीमारियों के लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो बहुत बड़ा है। स्रोत के मुताबिक और ज़मीनी हकीकत भी यही है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है, धीमी है और इसमें नौकरशाही की बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। दवा को आयात करने की अनुमति लेना, फिर कस्टम क्लियरेंस और फिर उसकी लागत, ये सब मिलकर इसे एक बहुत मुश्किल रास्ता बना देते हैं। नीति तो बन गई है, पर उसका जमीन पर असरदार तरीके से लागू होना वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ज्यादातर मरीज और उनके परिवार इस जटिल प्रक्रिया में उलझ कर रह जाते हैं। यानी आयात का रास्ता भी आसान नहीं है। अच्छा, एक और संभावना का जिक्र था स्रोत में, वो है क्लिनिकल परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या भारतीय मरीजों के लिए इनमें हिस्सा लेना एक व्यवहारिक विकल्प है? क्लिनिकल परीक्षण, हाँ, मतलब जब दवा कंपनियां नई दवाओं या इलाज का इंसानों पर परीक्षण करती हैं, ये निश्चित रूप से एक संभावना हो सकती है। कभी-कभी भारत में या विदेश में जो ट्रायल चल रहे होते हैं, उनमें भारतीय मरीजों को शामिल होने का मौका मिल सकता है। इससे उन्हें एकदम नए लेटेस्ट इलाज तक पहुंच मिल सकती है, वो भी अक्सर बिना किसी खर्चे के। लेकिन यहाँ भी कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि भारत में सभी दुर्लभ बीमारियों के लिए, खासकर बेक्लेम मायोपैथी जैसी बहुत ही दुर्लभ स्थितियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल होते ही बहुत कम है। दूसरी बात, जो ट्रायल चल भी रहे होते हैं, उनकी जानकारी मरीजों तक आसानी से पहुंचती नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है। और तीसरी बात, अगर जानकारी मिल भी जाए तो ट्रायल में शामिल होने के जो क्राइटेरिया होते हैं वो बहुत सख्त हो सकते हैं और मरीज को ट्रायल वाली जगह पर बार बार आना जाना पड़ता है, जो दूर रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये विकल्प भी ज्यादातर मरीजों के लिए व्यवहारिक नहीं बन पाता। यह स्थिति तो सच में बहुत निराशाजनक लगती है। एक तरफ बीमारी है जो शरीर को लगातार कमजोर कर रही है, दूसरी तरफ असरदार इलाज या तो हैं ही नहीं, या फिर इतने महंगे, इतने पहुंच से बाहर हैं कि वो न होने के बराबर ही हैं। और इसी बेबसी और ज़रूरत के बीच से वो अपील निकलती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये अपील सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन हजारों आवाज़ों की नुमाइंदगी करती है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और ये सीधे सीधे भारत सरकार से और समाज से कुछ ठोस कदम उठाने की गुहार लगा रही है। सरकार से जो मांगे हैं वो बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। पहली और सबसे बुनियादी मांग कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेथिलियम मायोपैथी जैसी दुर्लभ बीमारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडे में प्राथमिकता दी जाए। मतलब इन्हें गंभीरता से लिया जाए, इनके लिए अलग से बजट हो, संसाधन हो, इनके मैनेजमेंट के लिए एक साफ कार्य योजना बने। दूसरी बड़ी मांग है विदेशों में जो जीवन बचाने वाली दवाएं और इलाज उपलब्ध हैं, उन तक मरीजों की पहुंच को आसान बनाया जाए। इसमें आयात की प्रक्रिया को सरल करना, तेज करना, दवाओं की कीमत कम करने के लिए कंपनियों से बात करना या ज़रूरी दवाओं पर टैक्स और ड्यूटी में छूट देना, ये सब शामिल हो सकता है। और इसके साथ ही आर्थिक मदद और एक व्यापक बीमा कवरेज की मांग, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब इलाज का खर्च ही करोड़ों में है तो बिना सरकारी मदद या किसी विशेष बीमा योजना के यह असंभव है। वो जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत मदद मिलती भी है, वो राशि भी अक्सर काफ़ी नहीं होती और सब ज़रूरतमंदों तक पहुंच भी नहीं पाती। और आखिर में मरीजों को क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने के बराबर अवसर मिलें, ये बात भी कही गई है, ताकि वो भी मेडिकल साइंस की तरक्की का हिस्सा बन सकें और शायद उससे फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रायल्स की जानकारी आसानी से मिले और उनमें भाग लेना आसान बनाया जाए। हाँ, और ये बात ध्यान देने वाली है कि ये अपील सिर्फ सरकार तक ही नहीं है, ये हम सबसे, मतलब समाज के हर सदस्य से भी एक तरह का आह्वान कर रही है। जैसा स्रोत में कहा गया है, सबसे पहली चीज जो कोई भी कर सकता है वो है इस मुद्दे पर बात करना, जानकारी साझा करना। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन बीमारियों के बारे में जानेंगे, इनकी चुनौतियों को समझेंगे, तो एक सामाजिक जागरूकता पैदा होगी, एक सहानुभूति पैदा होगी। जी, बिल्कुल। और यही जागरूकता फिर आगे चलकर नीतियों में बदलाव के लिए दबाव बनाने में मदद करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन जानकारी फैलाना ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली कदम है। इसके अलावा अपील में उन एनजीओज, मरीज सहायता समूहों और फाउंडेशनों का समर्थन करने की भी बात कही गई है, जो जमीनी स्तर पर इन मरीजों और उनके परिवारों की मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये समर्थन आर्थिक भी हो सकता है,
या फिर आप अपना समय देकर, अपना हुनर लगाकर भी मदद कर सकते हैं। स्रोत में मैनेज्ड एक्सेस प्रोग्राम्स का भी जिक्र था। सरल शब्दों में कहें तो ये दवा कंपनियों के कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं जहां वो नैतिक आधार पर या सहानुभूति के तौर पर गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कुछ शर्तों के तहत अपनी बेहद महंगी दवाएं कम कीमत पर या कई बार मुफ्त भी दे सकती हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कंपनियों को इन्हें शुरू करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक तरीका हो सकता है। यानी ये सिर्फ सरकारी नीतियों का ही मामला नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। जागरूकता बढ़ाना, सहायता समूहों का समर्थन करना, ये ऐसे कदम हैं जिनमें समाज का हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी अपील के सार को देखें तो ये सिर्फ कुछ मांगों की एक लिस्ट नहीं है। ये हजारों संघर्ष कर रहे मरीजों और उनके परिवारों की तरफ से आशा की, शक्ति की और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ जीने की इच्छा की एक बहुत गहरी पुकार है। ये उनकी आवाज को उन लोगों तक, उन संस्थानों तक पहुंचाने की गुहार है जिनके पास नीतियां बदलने की, संसाधन देने की और सच में जमीन पर एक सकारात्मक फर्क लाने की ताकत है। ये हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य का अधिकार सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उनकी बीमारी कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि बेथलेम मायोपैथी जैसी दुर्लभ बीमारियों का व्यक्तिगत जीवन पर कितना गहरा और कितना बहुआयामी असर पड़ता है, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक भी। हमने ये भी समझा कि कैसे एक तरफ तो मेडिकल साइंस अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन तरक्कियों का फायदा उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खासकर भारत जैसे देश में जहां पहुंच और लागत ये बहुत बड़े रोड़े हैं। हमने महसूस किया कि मरीज और उनके परिवार वो व्यवस्था से समर्थन, असरदार नीतियों और सामाजिक जागरूकता की कितनी तत्काल जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं है, ये मानवीय संवेदना का, सामाजिक न्याय का और हमारे सामूहिक विवेक का भी प्रश्न है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर सोचें तो ये एक बहुत ही बुनियादी और जटिल सवाल खड़ा करता है। एक समाज के तौर पर हम जो ये अत्याधुनिक, महंगी मेडिकल तरक्की हो रही है और उसके न्यायसंगत वितरण यानी सब तक समान पहुंच, इसके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये चुनौती दुर्लभ बीमारियों के मामले में और भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि इनका असर भले ही आबादी के एक छोटे हिस्से पर पड़ता हो, संख्या कम हो, लेकिन जिन लोगों पर, जिन परिवारों पर पड़ता है, उनके लिए तो ये जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। इन बीमारियों के इलाज अक्सर बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और उनके विकास में भी बहुत पैसा और लंबा समय लगता है। तो यहाँ एक विचार करने लायक प्रश्न उभरता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के विकास और उनकी पहुंच से जुड़ी जो ये जटिलताएं हैं, जो ये भारी लागतें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके भीतर जो सीमित संसाधन हैं, उनका बंटवारा करते समय किन नैतिक सिद्धांतों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? हम कैसे तय करें कि किस बीमारी पर, किस मरीज समूह पर कितना खर्च किया जाए, खासकर तब जब कुछ जीवन बचाने वाले इलाजों की कीमत इतनी ज्यादा हो कि वो पूरे स्वास्थ्य बजट को हिला सकती हैं? क्या एक दुर्लभ जीवन का मूल्य एक आम बीमारी से पीड़ित जीवन से कम है या ज्यादा है? ये एक ऐसा नैतिक और सामाजिक द्वंद्व है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और इस पर लगातार बातचीत और विचार विमर्श की जरूरत है।